तेरे को भाई, मैं तो उसको भी भाई नीचे गिरी भी नहीं क्या है तूने? तूने जो खाने को दिया वो खा ही नहीं रहा, मतलब क्या इमेज है तेरी यार? तो तू क्यों नहीं खा रहा? तू हाफ खा लेना। अब क्या है? ऐसे दोस्तों तो चुप चाहिए। चलिए आइए बच्चे, हम लोग का एक स्टैंडर्ड चल रहा था बच्चों, AS7। AS7 जो था, था जी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो था? तो स्पीकर में आवाज आ रही? नहीं। एक मिनट रुक जाओ। हेलो 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 हेलो। आइए, तो अगर मैं आपसे पूछूं, अभी एक बार वॉल्यूम ठीक हो जाएगी। भाई हमने स्टार्ट करा था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, तो ना वायरिंग हिल गई है कुछ गड़बड़ हो गई। चलिए एनीवेज, हम लोगों ने स्टार्ट करा था बच्चे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट था AS7 में। आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ हो सकता है एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हो, लाइक अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट is a single contract where there is construction of a single asset or can be group of assets? कैन बी ग्रुप ऑफ एसेट, कि भाई एक एसेट की जगह तीन एसेट बन रहे, और ये तीनों एसेट कैसे होंगे? सेपरेटली नेगोशिएटेड हुए होंगे, या आइडेंटिकल है, या नेगोशिएशन सेम है, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन या तो सारे के सारे बनाएंगे या तो नहीं बनाएंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि सर तीन एसेट है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट्स भी तीन है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अगर इसकी अलग से नेगोशिएशन चल रही है, चाहे मैं दिखाने को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा हूं, मान लो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बने बच्चे, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, बट भाई इसकी नेगोशिएशन बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये मॉल के लिए, ये वाला रोड्स के लिए, ये डैम के लिए। और ऐसा हो सकता है कि इसकी एक्सेप्टेंस मिले, इसकी नहीं मिले, इसकी मिले। ठीक है, सो इज इट कॉल्ड अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट और थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स? थ्री कॉन्ट्रैक्ट। और जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते थे, दैट इंक्लूड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो, एंड दैट इंक्लूड्स डिस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन। रादर मुझे कहना चाहिए कि जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आप, वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है बच्चे। फिर हम लोगों ने देखा था दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। एक होता था फिक्स्ड, फिक्स प्राइस, और दूसरा कॉस्ट प्लस। फिक्स वाले के अंदर क्या था बच्चे? सीधा सीधा बोलूंगा, 400 लाख रुपए का 4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 4 करोड़ आप दे देना मुझे। और कॉस्ट प्लस में, उसमें ये होता है कि मैं लिस्ट बता दूंगा। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, लिखा भी हुआ, कि क्योंकि ना थोड़ा ना नेगोशिएशन ऐसी चल रही है, आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ क्या बनाना है, आप एक दिन बोलते हो यहाँ पर मेरे को ना फ्लोरिंग ऐसी वाली चाहिए, अगले दिन फोन आता है, अरे नहीं नहीं इसमें तो फ्लोरिंग है, दूसरे वाले में टाइल लगानी। 4 दिन बाद बोलते हो पेंट ये चाहिए, फिर कहते हो नहीं नहीं पेंट की जगह वॉलपेपर ले। मैंने कहा सर, जैसे जैसे बनेगा आप बताते रहना, हम एक लिख लेते हैं कि ये जो जो मेरी कॉस्ट लगेगी, वो आप मुझे रिम्बर्स करके मार्जिन के साथ ऐड करा दे। आप अपने घर में मुझे बुला रहे हो एज कॉन्ट्रैक्टर,
और आप फैमिली में ही डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आपको पेंट कराना है या वॉलपेपर लगाना है, मार्बल लगेगा या टाइल लगेगा, आप मेरे से कोटेशन कैसे मांग रहे हो आप? समझ रहे हो? पहले मुझे स्पेसिफिक तो बता दो। तो अगर जब हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि हमने क्या करना है, तो हम कॉस्ट प्लस कर लेते कि सर देखो मार्केट चलेंगे, ये कॉस्ट होगी, मैं आपको बिल दिखा दूंगा, मेरा उस पर 20% का होता है। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो अब आज ना आपको मैंने प्रैक्टिकल एंगल ही दिखाना है। जैसा कि आपको पता है, ये जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है ये 1 साल का होता है या 3 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, वॉट एवर। तो जो भी रेवेन्यू होगा बच्चे, एक साथ बुक करेगा या प्रोपोर्शनेट मेथड? प्रोपोर्शनेट मेथड। एंड सिमिलरली इसकी कॉस्ट भी कैसे होगी? प्रोपोर्शनेट। अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लीजिए। यानी कि रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए अभी आपने कुछ लिखना नहीं है। रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास दो चीजें होती है। पहली बात, रेवेन्यू बोल लो या प्रॉफिट और लॉस भी बोल लो कि भाई कैसे दिखेगा, क्या चीज होगा। अगर तो आपको एकदम क्लियरली पता लग रहा है कि मुझे पता है मेरा कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू इतना होता है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, अगर आपको पता है मेरे पूरे कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट की इतनी है, अगर आपको परसेंटेज कंप्लीशन भी समझ आ रहा है धंधे के अंदर, तो आप कौन सा मेथड फॉलो कर सकते हैं? प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन। कहने का मतलब ये है, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन तो तब लगाओगे ना जब तुम्हें समझ आ रही है कोई बात। तुम्हारा काम साइड में चल रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, 20% खत्म है, 40% खत्म है, कहां से लगा लोगे प्रोपोर्शन? रेवेन्यू तुम्हारा फिक्स नहीं हो रखा सरकार जो जिसके लिए बना रहे हो, कॉस्ट तुमको समझ नहीं आ रही, एक सीमेंट खरीदा हुआ है, कौन सी साइड से कब यहां से मॉल बनने के लिए जा रहा है, कब रोड बनने के लिए, समझ नहीं आ रही, लगा लोगे आप प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन? नहीं लगा सकते। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन लगाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपका बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से धंधा चल रहा है। अगर एक मॉल बन रहा है, आई नो द परसेंटेज कंप्लीशन। और वो कैसे होगा? ऑब्वियसली वो तो एक्सपर्ट लेवल पर ही बताएंगे। तो इतना परसेंट अगर कंप्लीट हो गया, तो मुझे और क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट कितनी लग गई है, कितनी कॉस्ट और लगेगी, क्या ये सब मुझे आइडिया नहीं होने चाहिए? तभी तो आप प्रोपोर्शनेट लगा पाएंगे। अगर भाई साहब इन सब चीजों का आइडिया नहीं लग पा रहा होगा ना, तो प्रोपोर्शनेट मेथड नहीं लगेगा। मैं सारी बातें आपको भी लिखवा दूंगा। कहने का मतलब है प्रोपोर्शनेट मेथड अपने में लगाने के लिए आपका यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड डेटा। What percentage is completed? What percentage is left over? What is the total cost estimated? What is the cost already incurred? तभी तो लॉजिक मान दोगे उस चीज का। तभी तो रेवेन्यू किसी परसेंटेज का बुक करोगे। जब तुम्हें यही नहीं पता लग रहा कि धंधे के अंदर तुम्हारा काम कितना कंप्लीट है, रेवेन्यू कहां से बुक कर लोगे आप? तो कहने का मतलब है प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड तब लगता है व्हेन यू नो हाउ मच वर्क इज डन, व्हाट परसेंटेज इज पेंडिंग, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एक्चुअल प्लस एस्टिमेटेड, तभी तो लगा पाओ। क्लियर है बच्चे? और अगर ये एस्टिमेट नहीं कर पाए, तो क्या होता है, जितनी कॉस्ट है उतना ही रेवेन्यू होता है। आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है, प्रोपोर्शनेट लगाने के लिए दिमाग लग जाता है। क्लियर है बच्चे? अब मैं आपके साथ पहले आसान बात करता हूं, प्रैक्टिकल, फिर सीधा क्वेश्चन में चलेंगे, बात खत्म हुई। सपोज करो मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, और वो कितने रुपए का मिला बच्चे? 100 करोड़। बहुत अच्छी बात है जी। कॉस्ट इनकर्ड 60 करोड़। ईयर 1 में मैंने कितने का खर्चा कर दिया बच्चे? 60 करोड़। कॉस्ट टू बी इनकर्ड 60 करोड़। ओ माई गॉड। टू बी इनकर्ड का मतलब ही यही है, टू का खर्चा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मान लो। कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का मिला मुझे? 2 साल का। और कॉस्ट टू बी इनकर्ड का मतलब ये ईयर 2 है। अब मेरा आपसे छोटे छोटे सवाल है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी ये कहानी, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, 100 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था। उसको ये लग रहा था खर्चे कंट्रोल हो जाएंगे, नहीं हुए ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है जी। नाउ माय क्वेश्चन टू इज, व्हाट इज द percentage of work that is completed?
60% और 50%? एग्जैक्टली। कैसे निकाला आपने सर? अगर टोटल कॉस्ट 120 करोड़ की है, मैं 60 लगा दिया तो 50%। जब आप इसका पीएन, आपको ऐसा लगेगा बहुत ही कैजुअल चल रहा है, पर इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। जब आप इसका पीएनएल बनाओगे, व्हाट इज द सेल्स यू विल शो? रेवेन्यू बुक करोगे? कितना रेवेन्यू? एग्जैक्टली, 50 करोड़ बुक करोगे। दोनों साल का क्यों करेगा? पीएनएल का भी दोनों साल का साथ में बनाता है क्या? 2 साल का है इसमें। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना भाई। ईयर वन में कितने का सेल दिखाएगा? कॉस्ट तो एक्चुअल में बुक होती है कितने की? 60 करोड़। लॉस कितने का आ जाएगा? यहां तक क्लियर है? गलत है बेटा। AS7 ये कहता है, अगर एज अ कॉन्ट्रैक्टर आपको दिख गया कि आपको लॉस होने वाला है, तो सारा का सारा लॉस उसी साल में बुक कर दोगे आप। 10 करोड़ से काम नहीं चलेगा। ईयर वन में आपके सामने पिक्चर आ गई है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, पर आपको ये पता ही है ईयर वन का डेटा है, आपको नहीं दिख रहा आपका 20 करोड़ का नुकसान है। आप 10 करोड़ कैसे बुक कर रहे हो? कह रहे हो अगले साल नहीं, अगले साल नहीं होगा आपको। अगर मैं आपको बोलूं, ये तो नेचुरल डालने से 10 करोड़ का लॉस आ रहा है, आपको भाई साहब प्रोविजन बनाना पड़ेगा 10 करोड़ का, और प्रोविजन फॉर लॉस। और इससे क्या हो जाएगा बच्चे? मेरा नेट लॉस कितने का आ जाएगा? 20 करोड़। यू हैव टू रिकॉर्ड द लॉस ऑफ द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट in the year in which contractor finds out that it's a loss contract. You have to book the entire loss. समझ रहे हो बच्चे? तो बेसिकली इसी के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले मैं एक सिंपल सी चीज, ये आप नोट भी कर सकते हैं, अच्छा एग्जांपल बन गया। तो बेसिकली क्या करोगे आप? भाई मेरे को कितना परसेंट काम हुआ, इसी तरीके से हम निकाल रहे होंगे। सेल रिकॉर्ड करूंगा एस्टिमेटेड बेसिस पे कि रेवेन्यू, अगर मैं 50% काम हो तो रेवेन्यू 50%। खर्चा मैंने एक्चुअल पे डाला है 60, पर उस चीज से तो नेचुरली 10 करोड़ का लॉस बुक हो रहा है। पर कितने का लॉस है मेरे को कॉन्ट्रैक्ट पे? तो भाई 10 करोड़ का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। कहिए क्लियर है बच्चे? इस एग्जाम्पल को एक बार लिख लीजिए, फिर एक लाइन लिखवा दूंगा इसके नीचे, इसी के ऊपर ही क्वेश्चन आते ही जाएंगे। देख दोस्त, अगर यू बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर, तेरे को पता है कि तेरे को इस कॉर्नर में 20 करोड़ का लॉस है, तेरी बुक्स में देखना चाहिए, ठीक है, पर तू एक्चुअल अकाउंटिंग बेसिस पे 50 करोड़ का रेवेन्यू दिखाएगा, खर्चा एक्चुअल पे चल रहा है तेरा तो 60 करोड़ का, तो इससे तो सिर्फ 10 करोड़ का लॉस आया सामने। सो हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ फर्दर 10 करोड़ सो दैट तेरा लॉस कितना है? 20 करोड़। तेरे को अपने लॉस को 20 करोड़ दिखाना पड़ेगा, है तेरे? तो तू ये कह सकता है कि ये वाला अमाउंट फिक्स्ड है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो तेरे को इतने का प्रोविजन जो फ्यूचर के लॉसेस है, ये 10 करोड़ फ्यूचर का लॉस है जो तू आज ही बनाएगा। एग्जैक्टली। यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो 60 से कर दिया 10%। 20 करोड़ प्रोविजन के ऊपर कॉस्ट है ब्रो, वॉट एवर कंस्ट्रक्शन साइड की जो भी कॉस्ट है, सारी की सारी। नेक्स्ट ईयर भी समझना जरूरी है जी। नेक्स्ट ईयर बना लो एक बार, वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है। नेक्स्ट ईयर नहीं तो अगर आप प्रोविजन को खत्म नहीं करोगे तो भाई 10 करोड़ का फिर लॉस आ जाएगा, 30 करोड़ का थोड़ा ना नुकसान है। जब पहले साल ही सारा रिकॉर्ड कर दिया,
तो आखिरी साल में ईयर 2 में थोड़ा ना आप लॉस दिखा दोगे दोबारा। तो इसलिए आप देखोगे वो प्रोविजन रिवर्स हो रहा होता है। एग्जैक्टली। ये एक बार बना लीजिएगा। बन गया। ईयर 2 भी बना लिया। ओके। हटा दूं बच्चे। चलिए अब मैं जो बोलूंगा वो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, या पहले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। कल A7 हमने फाइल में डाला था। डाला था फाइल में ऊपर। हो गया होगा। आओ बेटे आओ। अच्छा। अब ना एक एक छोटी सी हेडिंग लिखना बच्चे। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। लाइक व्हाट इज रेवेन्यू। ठीक है। देखो अगर मैं जल्दी काम खत्म कर दूं तो मेरे को कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए, वो भी रेवेन्यू होता है। ठीक है। अगर जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बात नहीं बट एड ऑन क्लेम्स हैं जैसे कॉस्ट एस्केलेशन, तो वो भी मेरे रेवेन्यू का पार्ट बनेगा। ठीक है। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शेल कंप्राइज द इनिशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड वेरिएशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। इन व्हाट सेंस, क्लेम्स, कुछ एड ऑन क्लेम्स हो गए, कुछ इंसेंटिव पेमेंट्स हो गई, टू द एक्सटेंट इट इज प्रोबेबल दैट विल रिजल्ट इन रेवेन्यू एंड केपेबल ऑफ बीइंग रिलायबली मेजर्ड। तो भाई ऐसा ना, एक मिनट अभी रुक जाना। तो क्या हो गया, एक तो रेवेन्यू के अंदर क्या क्या आ गया, एक तो जो अग्रीड प्राइस है मेरा, मैं 100 करोड़ का बना रहा हूं, 50 करोड़ जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो। उसके अलावा क्या आ गया बच्चे, कहने से कॉस्ट एस्केलेशन भी कल को अगर बढ़ेगा तो रेवेन्यू का ही पार्ट हो जाएगा। तीसरा क्या है, क्लेम्स, मतलब कि सर कुछ कॉस्ट नहीं सोची थी सर पर ऐसा सिचुएशन आ गया है, तो वो क्लेम्स है, उससे ज्यादा आपको नहीं जानना। देन इंसेंटिव पेमेंट, जल्दी काम खत्म करा तो 1 करोड़ और दिया जाएगा। और भाई ऐसा है 2 साल में काम करना है, 2.5 साल लगा दिए तो पेनल्टी लगेगी 70 लाख की, तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये सारा का सारा आपका क्या हो जाता है, रेवेन्यू। एक बार इस बॉक्स को लिख लीजिएगा सर। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है पर लिख लेते हैं बिट। एमसीक्यू बन सकता है बिल्कुल। बिल्कुल सही आपने बोला, तभी नोट करवा रहे हैं आप। बिना सुने मेरी हर एक बात। आप पढ़ाते हैं नोट करो। हमको नोट दिया ना बस ऐसे ही बोला आपको क्या पता है, मुझे तो बताएगा कौन। बुरा लगेगा फिर उसको एकदम किस देने भी तो बोलिए पॉइंट पकड़। जीएसटी अपडेट है क्या राष्ट्र। इसका पूरा आपकी पढ़ाई अपडेटेड है। वो तो चल रही है। आने वाले इस बार जो इस बार हम कुछ अलग करेंगे, टेस्ट टेस्ट ही मत लो। नहीं रिवॉर्डिंग एकदम, मतलब एकदम भाई ऐसे एकदम बहुत अप्रिसिएशन। इसके सबसे कम आएंगे सबसे बेटर। जीएसटी के मार्क्स का एक बार नीचे मैम बैठती है ना तो मैं उड़ाता मैं उनको एक बार तो भैया बोल रहे आज मैम का क्या लगा गुस्से में, आज मैम नीचे उड़ा था मैम चिल्ले। ट्राई करना चाहिए ना। गुस्से में है क्योंकि मैंने उनसे टेस्ट पेपर मांग लिए, बता क्या करे बेटी। अभी बात मैंने आपको बताई ना, आलोक जी नीचे बता देगा जाए।
सर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप फिर भी लगता है मैं ऐसा करता हूँ। किसी और ने पिटेगा। जल्दी लिखो बेटे। आज अकाउंट्स तो चले, जीएसटी में बहुत कराना तुम, बहुत भर भर के आपने कहा 3 क्लास का होगा आज, खत्म कर दूंगा आज रिटर्न। की डेडलाइन है। हाँ। अरे मैं तो बहुत आगे चल रहा हूँ अभी, अभी तो चिल चल रहा है। लिख लिया बच्चों ने? ओके। सर लास्ट जल्दी लिखो रे। प्रीत जी लिख लिया? AS2 पढ़ लिया था आपने? कूल। चलिए हटा रहा हूँ बच्चे मैं। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। ओ माय गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन, क्या आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है। ऐसा टफ नहीं है यार, यही तो देखो, यही तो होता है। आईसीआई तो खेलता है, मैं बता रहा हूँ इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। आप एक बार ट्राई तो करो एक बार। ठीक है, मैं एक बार रीड कराता हूँ, ठीक है, हेल्प करूंगा बेटा, अच्छा इंसान हूँ। AB contractors enters into a contract on 1 जनवरी। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है जी? AB कॉन्ट्रैक्टर। और कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हो रहा है? 2021 मान लीजिए, 2001 मान लीजिए। किसके साथ? टू कंस्ट्रक्ट अ 5 स्टोरीड बिल्डिंग। बहुत अच्छी बात। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट AB is required to complete the construction in 3 years। तो मैं छोटी छोटी बातें यहाँ लिख दूंगा कि भाई अगर यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है तो कंप्लीट कितने साल में होना चाहिए? 3 साल। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट। फिक्स प्राइस, ओ माई गॉड, 5 करोड़ का फिक्स प्राइस है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसने बोला है मटेरियल कॉस्ट एस्केलेशन, कि देखो जी अगर मटेरियल बढ़ गया तो टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट। मतलब क्या हुआ अभी एक बार देखेंगे नीचे। पर अगर मैं कॉस्ट बढ़ाऊंगा तो टोटल मटेरियल कॉस्ट आपको मैंने कुछ बताई होगी, उसका कितना मैक्सिमम बढ़ा सकता हूँ? 20%। तीसरा, लेबर कॉस्ट एस्केलेशन, 30% ऑफ द इंक्रीज इन मिनिमम वेज। इसका मतलब क्या है देखेंगे एक बार, बट मटेरियल भी बढ़ सकता है और लेबर भी बढ़ सकता है। इन केस AB is able to complete the construction is less than 2 years and 10 months, it will be entitled, क्या मिल जाएगा इसको? इंसेंटिव मिल जाएगा 50 लाख का, बहुत अच्छी बात है। हाउएवर इन केस कंस्ट्रक्शन इज डिलेड, तो भाई पेनल्टी लग जाएगी कितने की? 20 लाख की। एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट AB has reason to believe that construction will be completed in 2 years। मतलब उसको लग रहा है भाई मेरे तो इंसेंटिव बनेगा। Assume that construction was actually completed in 2 years, नहीं। So the question is, मिल जाएगा इंसेंटिव क्या एक्चुअल बेसिस? मिल जाएगा। लेबर कॉस्ट वाज ओरिजिनली एस्टिमेटेड टू बी 1.20 करोड़। मतलब जब मैंने आपको कोटेशन दी थी तो मैंने आपको क्या बोला था, मेरा लेबर कॉस्ट कितने का होगा? 1.20 करोड़। और हमारी बात क्या हुई थी कि कितना एस्केलेशन तक जा सकते हैं? 30%। पर एक्चुअल में कितनी एस्केलेशन हुई? तो भाई जितनी भी बड़ी मिल जाएगी मेरे को। समझ रहे हो? कॉस्ट एस भाई 1.20 एक्चुअल था, 25% बढ़ी है, क्या मैं विद इन द लिमिट्स बढ़ाऊं? यस। ठीक है, तो देखेंगे कैसे होगा अभी। अगला, मटेरियल कॉस्ट कितने से बढ़ गया? ओहो, पर मैं 20% से ऊपर मटेरियल कॉस्ट नहीं बढ़ा सकता। 50%। एग्जैक्टली। द टोटल इंक्रीज इन द मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू 40% एस्केलेशन इज 80 लाख। आर यू एबल टू क्लेम 80 lakhs? ये 40% बनने के बाद 80 लाख है, कितना क्लेम कर पाओ? 40 लाख। भाई तू जब तूने कॉन्ट्रैक्ट करा ना, तूने बोला सर मटेरियल का वैसे तो इतना प्राइस है, जो भी एक्स है, हो सकता है 20% बढ़ जाए। उसने बोला ठीक है 20 तक मैं अलाउ करता हूँ तेरे को। लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ गया? 40%। और 40% में से कितना बढ़ गया तेरा कॉस्ट? 80 लाख। तो तू क्या 80 लाख मांग लेगा उससे? 40 लाख ही मांग पाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट what should be the contract revenue first thing। assume that in year 2002, क्या ये पहला साल है अगला साल है? एग्जैक्टली। ईयर 2 में कह रहे हैं XY हैज रिक्वेस्टेड AB टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एडिशनल फ्लोर बनाना है और कितने रुपए दे दिए जाएंगे?
AB लिमिटेड has incurred 20 लाख फॉर गेटिंग द लोकल अथॉरिटी विच इट वुड बी एंटाइटल्ड टू क्लेम। ये क्लेम ये है कि भाई जिस चीज की बात नहीं हो रखी थी पर सरकारी अथॉरिटी ने पैसे ले लिए तो ये भी तो लूंगा आगे उनसे। ऑल्सो मेजर द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन दिस केस। मुझे बताइए पहले यहां तक क्लियर है आप? क्या आप रेवेन्यू निकाल पाएंगे या सीधा आंसर दिखाऊं? कोशिश करोगे एक बार? ठीक है, मेरे हिसाब से ना आप एक बार इसकी फोटो खींच लो क्वेश्चन की या आंसर की, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होगे तो साथ साथ आंसर देखोगे तो एकदम क्लोज होगा। हाँ ठीक है। जो 5 करोड़ की 5 करोड़ लेता हो तो 1 करोड़ से बाद में ईयर वन का रेवेन्यू निकालना पहले। इन्होंने टोटल निकाला हुआ है क्या? टोटल ही निकाल देना बच्चे, ऐसे नहीं है कि ईयर वन का निकालना है ईयर टू का निकालना है, टोटल रेवेन्यू। हम्म। क्या दोस्त? हाँ बिल्कुल आंसर दिखा दूं, फोटो ले लिया बच्चों ने। बट एक बार आराम से देखो, कोई ऐसा वो नहीं है। क्वेश्चन देखो। अरे यार तेरे को 40 लाख क्योंकि एक्चुअल तो 25, तेरा लेबर कॉस्ट का देखो अलाउड कितना था, 30%। जो भी लेबर कॉस्ट है, ठीक है, और तेरे को एक अपर कैप में लगा देंगे, मान लो एक्स मॉडल 0.3x और बढ़ाने को लगाओ, पर बढ़ा कितना था? 25%। सो दैट्स विद इन द लिमिट। हाँ सिर्फ वही ऐड करेगा क्योंकि 5 करोड़ के अंदर तो सारी चीजें आई चुकी है ना, तो बार बार थोड़ा ना पूरा लेबर कॉस्ट ऐड। तेरा फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट 5 करोड़ है ना, उसमें तो सब आ ही चुका है। बस तूने ये बोला भाई लेबर का अगर कल को बढ़ेगा कुछ भी तो 25% तक है, और वो कितना बढ़े वैसे लेबर? ओरिजिनली था ये और 25% और बढ़ा है, तो तू 25% और क्लेम ले लेगा फिर। आप 1.20 दोबारा थोड़ा ना लोगे क्योंकि आपने जो कोटेशन दिया उसके अंदर वो ऑलरेडी है 5 करोड़ का। 1 करोड़ क्लेम्स के नाम से ही रहते हैं। वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट, वेरिएशन इन। इधर 7-20 आ रहा है, मेरा 7-40 आ रहा तूने ना 20 लाख का ना मार्जिन इसमें कुछ लिखा था, ये लोकल अथॉरिटीज से जो इन्होंने है। मेरा 7 करोड़ 40 का था, मैं 7 करोड़ 20 का था। नहीं नहीं ठीक है 7 करोड़ 40 का क्या हो गया सर 7-40 है ना। हाँ
तो बेसिकली लेबर और मटेरियल तो जो भी वो एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही थी, एडिशन था बस वही ऐड करते हैं, और जो पेनल्टी या जो भी वो तो ऐड ऑन था, इंसेंटिव कंडीशनल था, पेनल्टी कंडीशनल थी, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो क्लेम बाहर एग्जैक्टली। जो जो मैं 5 करोड़ ले चुका हूँ तो मैं बार बार पूरी लेबर कॉस्ट थोड़ा ना ऐड करूंगा, मैं तो सिर्फ हाइक इन द लेबर कॉस्ट ही ऐड करूंगा। ओके। आगे बच्चों आगे बढ़े, क्या आंसर आ रहा है? 5 करोड़ 40, 7 करोड़ 40। चेक कर एक बार, सामने आइटम लिखे हुए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो इनकर नहीं होती, अगर मान ले कुछ, वो मेरा लॉस है वो एक तरीके से। एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्टर ही अपनी बुक्स में वो लॉस है जैसे भी करेगा, बट मैं चार्ज नहीं कर सकता कस्टमर। वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कई क्लियर है बच्चे? देखो, मैं आपको अभी ये लिखने को नहीं दूंगा, प्रैक्टिकल रखूंगा अभी। लेकिन कॉस्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आती है? एक भाई जो डायरेक्टली एलोकेबल कॉस्ट होगी, ठीक है। एक कौन सी होगी, विच कैन बी एलोकेटेड जनरली, ठीक है। मतलब मान लो मेरा 5 साइड पे काम चल रहा है, सुपरवाइजर 5 साइड पे जाता है, तो उसकी सैलरी तो प्रोपोर्शनली काटूंगा ना। और डायरेक्ट वाली क्या हो गई, इस साइड पे 5,000 लेबर लगे, इस साइड पे, तो वो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट मटेरियल। तो एक तो हो गया डायरेक्ट कॉस्ट, एक हो गया एलोकेबल। तीसरा है कस्टमर के कहने पे अगर कोई स्पेसिफिकली मैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई मॉडिफिकेशंस करता हूं, तो वो जो कॉस्ट होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स रिकमेंडेशन, कोई अगर मैं कॉस्ट इनकर करता हूं तो वो। क्लियर है बच्चे? आप ये लिखना चाहोगे? लिख लो एक बार। सी वाला वेरिएशन कॉस्ट आता हाँ, है, तीन वेरिएशन कॉस्ट वेरिएशन कस्टमर ने बोला कि नहीं इसको इस तरीके से नहीं वैसे कर लो, तो बस उसको अलग कैटेगरी। एक्सेस तो स्कोप बढ़ गया या तू कह ले कुछ मॉडिफिकेशंस कर ली, तो और अगर कॉस्ट है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट की ही कॉस्ट होती, तो फिर वो कॉस्ट में से कम हो जाएगा। हाँ वो चीज। हाँ जी। मैडम देखो, ये अल्टीमेटली ये लॉजिक है कि ये जो कॉस्ट है ना, ये मैं कस्टमर को दिखाऊंगा या मैं कस्टमर से चार्ज कर रहा हूँ। नो डाउट आपको जिस चीज का रिम्बर्समेंट नहीं मिल रहा वो भी आपकी कॉस्ट तो है ही, ठीक है। लेकिन ये इस एंगल से है कि भाई ठीक है, आप कह सकते हो वो वाली कॉस्ट भी इसके अंदर आ सकती है, सर लेकिन बट व्हेन आई चार्ज, व्हेन आई पुट प्रॉफिट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कि मैं उनसे कितना ले रहा हूँ, तो मैं वो उस वर्किंग के अंदर थोड़ा ना दिखा सकता। कभी कभी अनफोर्सिएबल सिचुएशन होती है, कभी कभी आपको लॉस का कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है, बिकॉज अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। देयर कैन बी मेनी रीजंस। हो सकता है मेरे को किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई फायदा नहीं है, बट गवर्नमेंट के साथ मेरा इंटरेक्शन बढ़ जाए, इसलिए मैंने इंडियन ऑयल का एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। हो सकता है, हाँ? सर सेकंड क्वेश्चन डिमांड कर रहा है आप क्या रेवेन्यू से चार्ज करोगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग, वो तो कंडीशन के साथ इतना ज्यादा कुछ नहीं है, कॉस्ट एक डायरेक्ट एलोकेबल ऑन कस्टमर डिमांड। नहीं, जो 40 लाख का एक्सटेंड मटेरियल जो लॉस हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर का अपना लॉस है, वो अपने पेनल में लिखे, बिल्कुल बट रेवेन्यू में वो उसको चार्ज नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा, कि कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग वो उससे बाहर। नहीं कर रहा। लिख लिए बच्चे? एलोकेबल होता है दोस्त, ऐसे मेरे 5 साइट 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एंड देयर इज अ सुपरवाइजर, इंस्पेक्शन टीम, वो ओवरऑल हर साइट पे विजिट करके दे डू द इंस्पेक्शन। तो क्या मैं उसको डायरेक्ट कॉस्ट बोलूंगा? मतलब दैट्स, मतलब एक सुपरवाइजर को मैं 5 करोड़ दे रहा हूँ, बट हिज कॉस्ट इज एलोकेटेड ओवर 5 साइट्स, तो एलोकेबल कॉस्ट हो गई।
हाँ जी बच्चे, हो गया नोट? आपने इन्वेंट्री पढ़ा था? इन्वेंट्री के अंदर कुछ कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती थी, एक्सक्लूजन्स फ्रॉम दी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बताओगे एक बार क्या क्या एक्सक्लूजन होती थी? हाँ जी, क्या है क्या? नहीं मैडम, वो स्कोप था। मैं कह रहा हूँ इन्वेंट्री की कॉस्ट के लिए, जैसे परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट था, ऐसी एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कॉस्ट लिखा था, 4 पॉइंट। ये AS7 है, इसको देख के क्या देख रहे हो? प्रीत जी। मतलब मैं देखो ये कह रहा हूँ, तू गया भी तो ऐसा, यू हैव नॉट, मतलब कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जो बच्चों ने क्लास ली है वो भी सेम ही, जस्ट टू मेक यू फील बेटर। वेरी गुड। एबनॉर्मल लॉस ये नहीं लेते थे। और हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एकदम से रजिस्टर में देख के बोल दिया। ठीक है, और स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और स्टोरेज कॉस्ट। बिल्कुल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो जो था। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर भी क्या नहीं जाता? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ आइडल प्लांट। सर इतना गहरा जाना होता है? नहीं जाना होता बेटे, लिख रहे हैं तो बस अभी लिख लेते हैं। अगला पॉइंट लिख दीजिएगा। कॉस्ट दैट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल लिखवा देता, एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। एक बार एक काट दो इसको, एक लाइन लिखवा दूंगा। एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। हाँ जी, एक्सक्लूजन्स जो मैं लिखवा रहा हूँ वही लिखवा, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लिख देना, सेलिंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ आइडल प्लांट। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के आगे ये भी लिख दो, रिम्बर्समेंट नॉट स्पेसिफाइड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी रिम्बर्समेंट इज नॉट स्पेसिफाइड, तो ये कॉस्ट आप नहीं लेंगे। अगर मान ले मैं बोल रहा हूँ ये इसी के लिए ये, और मैं आपसे उसका पैसा ले रहा हूँ, तो जिस चीज का रेवेन्यू ले रहा हूँ मैं तो कॉस्ट तो लूंगा ही लूंगा। एग्जैक्टली। मतलब जैसे मैं आपके लिए पूरा का पूरा मॉल बनवा रहा हूँ, पर मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना कि मैं फाइनेंस टीम को हायर कर रहा हूँ तो उसका पैसा आपको, ऐसे तो नहीं बोलता ना। एग्जैक्टली, तो वो हाँ। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि डेडिकेटेड देयर टू फाइनेंस गाइस जो इधर ही होंगे वो कॉस्ट, तो वो तो हो जाएगा। इफ इट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, नॉट स्पेसिफाइड बहुत डिटेल्ड है, मतलब इतना कोई वो नहीं है। फिर जो R&D कॉस्ट है, तो मान लो आपने कंस्ट्रक्शन बनाना है तो जो ब्लूप्रिंट की कॉस्ट पड़ रही है आगे, बाकी जो भी टीम है वो भी स्पेसिफाइड नहीं, क्योंकि वो तो उसका कितना बैठ है। अगर इफ इट इज स्पेसिफाइड ये इसी के लिए है, तो मैं ले लूंगा, नॉट स्पेसिफाइड होगा तो नहीं। और ये तो ऐसे बहुत ही सारी चीजें मतलब वो हो सकती है। बताइए, क्लियर है बच्चे? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का एक बच्चों वाला एग्जांपल है, पर मैं अब आपको एक बार थोड़ा ढंके पे ले आता हूँ, ये तो आप रीड करोगे ऐसे ही हो जाएगा आपका। परसेंटेज कंप्लीशन हो। अब मैं आपको जो बोलूंगा ना बच्चों, उसकी फोटो खींच लेना, अभी नोट करेंगे ना, खत्म नहीं होगा नहीं तो स्टैंडर्ड, ठीक है? क्या मैं कह सकता हूं, अगर आउटकम कैन बी प्रिडिक्टेड, आपको ध्यान है मैंने आपको समझाया था, ये क्या बोल रहा है, आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। तो ये कैसे पता लगता है, उसके पैरामीटर्स है, बट अगर आउटकम कैन बी एस्टिमेटेड, अगर मैं बोलूं यस, तो कौन सा मेथड लगेगा? प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। पहली बार मैं उसको PCM लिख देता हूं, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। नाउ हाउ डू यू डिसाइड
कि आउटपुट जो है, आउटकम जो है वो रिलायबली, अगर आप टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को मेजर कर पा रहे हो, आपको रेवेन्यू पता है, कभी कभी होता है रेवेन्यू नहीं पता होता। दूसरा, इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन कैन बी मेजर्ड रिलायबली। आपको पता लग रहा है भाई इतनी कॉस्ट होगी, इतनी बच रही है, and contract cost at can be clearly identified measured reliably so that actual cost can be compared with prior estimate। ये सारी फालतू की बात है। मुद्दे की बात इतनी है, रेवेन्यू पता लग रहा है आपको, आपको लग रहा है ये पैसा मुझे मिल भी जाएगा। तीसरा, कितना परसेंट काम हो गया, कितना नहीं हुआ, सब पता लग रहा है, दैट मींस आउटकम कैन बी प्रिडिक्टेड। क्लियर है जी? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिख रहा है आप, ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो, और दूसरा क्या है, कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल वेदर और नॉट स्पेसिफाइड कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। याद करने की बात है बेटे, इससे ज्यादा मेरे को इसके अंदर नहीं। मुद्दे की बात इतनी है, फिक्स प्राइस के अंदर 4 पॉइंट दिए हुए, इसके अंदर ये दिए हुए, पेपर में नहीं आने वाला, लेकिन मुद्दे की बात ये है, अगर मैं आउटकम प्रिडिक्ट कर रहा हूं तो कौन सा मेथड लग जाएगा, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। सुनिएगा एक बार, फाइनल आउटकम अगर आपका रिलायबली एस्टिमेट हो रहा है तो कौन सा मेथड लगेगा, परसेंटेज कंप्लीशन। और अगर कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शुड बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, सॉरी ये वाला बताना था मुझे, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज, इसको ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आएगा, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ, चाहे आपको लग रहा है कि मैंने 100 रुपए का खर्चा करा और इसकी वजह से मुझे 150 रुपए मिलने हैं, पर क्या मैं 150 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, नहीं करूंगा, मैं सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आया, बोलेगा क्या चल रहा है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं कि ये जो दो टेबल है, अभी जब क्वेश्चन के अंदर आएगा हम हैंडल कर लेंगे। आपको बस ये वाला टेबल और ये वाला टेबल लिख लेना बस, इसको। क्लियर है जी? अब आप एक बार फोकस से 10 मिनट देखिएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन करा था परसेंटेज कंप्लीशन, आइए पहले मैं परसेंटेज कंप्लीशन का ही बताऊंगा। चलिए, अब हमने सिर्फ इलस्ट्रेशन देखनी है, सिचुएशन हैंडल करनी। शो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग डेटा फॉर ईयर 1। बच्चे मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का फिक्स्ड हो रखा है, कहने से 6 लाख रुपीस। कितनी कॉस्ट इनकर कर दी है, एंड व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट, कैन यू टेल मी द टोटल कॉस्ट। ओ माय गॉड, इस कॉन्ट्रैक्टर को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। एज्यूम दैट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज 2 years, the contract is 100% completed in year 2, but the question is how much is completed in year 1? 390 divided by 650, 60% कंप्लीट, समझ आया आपको? इसका मतलब ईयर 1 में 60% कंप्लीट हुआ है, ये समझ आया सबको? और ईयर 2 में एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इज सेम एज अ टोटल टू कंप्लीट। ठीक है, अब आप देखिएगा, पीएनएल बना हुआ है, पीएनएल से दिखाता हूं एक बार, ऊपर वाला भी सेम। अगर भाई तुम्हारा एक्चुअल खर्चा कितने का है, अकाउंटिंग थोड़ा ना हिला दूंगा, एक्चुअल खर्चा तो एक्चुअल पे ही जाएगा। रेवेन्यू कितना था तुम्हारा, 600 का, 60%। और इतनी बात तय है, आपको सारी बात पता है कि आपको 50 का नुकसान है, तो 50 का नुकसान यहां लिख दूंगा मैं पहले। समझ रहे हो? उसके लिए मुझे कितने का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, because in case you find out that the contract is at a loss, the entire loss has to be booked in the year in which it is figured out। वही बात रहती है अब सेकंड ईयर की, कितने का कॉस्ट इनकर करा आपने, बचा हुआ 240। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं अब, क्या मैं लॉस बुक करूंगा या वो रिवर्सल कर दूंगा, रिवर्सल कर दूंगा, दोबारा थोड़ा ना लॉस दिखा दूंगा, 50 से लॉस का ऊपर थोड़ा। क्लियर है बच्चे? यही वाली बात यहाँ पर ऐसे बन के दी। क्लियर है सब? आगे बढ़े क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन 7 अपने आप स्टार्ट करिए।
कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 85 लाख। कितना खर्चा कर दिया? 64,99,000। कितना और करोगे? 32 लाख। ओ माय गॉड, ये तो 85 लाख से ऊपर जा रहा है। व्हाट शुड बी द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज इन द पीएनएल एज पर AS7? भाई देख लेंगे भाई। परसेंटेज कंप्लीशन निकल जाएगी, रेवेन्यू डाल दूंगा, एक्चुअल कॉस्ट डाल दूंगा, टोटल लॉस बुक करूंगा। ट्राई करिए एक बार। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये जो 499 का कॉस्ट है जो दिया है, ये साल के बिटवीन है या फर्स्ट ईयर के एंड के बाद? फर्स्ट ईयर एंड। तो ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का ऐसे मान के चलिए। कितना परसेंट फर्स्ट ईयर में काम खत्म हो गया बच्चे? समझ आ गया ना 67 कैसे आया? हाँ। 3,96,000 का। ओके। ओके। इसके मैंने वो 2 साल के प्रॉफिट लॉस आ गए। तो थोड़ा प्रेजेंटेशन देखनी पड़ेगी बस। हाँ मतलब पर्टिकुलर सप्लाई। क्लियर है बच्चे? हटा दूं? हाँ ठीक। हो गया? आगे बढ़े। 6 तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। अभी जो करा रहा हूँ बस, उसके बाद तो होमवर्क है। रुक जाओ, एक दो इलस्ट्रेशन अभी। अब जहां पे हमें पता नहीं लगता भाई, ये इलस्ट्रेशन नंबर 4। PQ Associates undertakes a construction contract, details of which are as follow। कितने का कॉन्ट्रैक्ट मिले बच्चे आपको? कितना आपने खर्चा कर दिया? और फर्दर कितनी कॉस्ट है? हालांकि दिस इज नॉट एक्चुअली वर्क कंप्लीटेड, मतलब इट्स 3 लाख डिवाइडेड बाय 33 lakhs। एग्जैक्ट तो नहीं है, बट इंस्टीट्यूट ने बोला 10% कंप्लीट। द वर्क हैज स्टार्टेड सम टाइम अगो एंड देयर इज अनसर्टिनिटी। वो हिंट दे रहा भाई, हमें नहीं पता लग रहा। विद रिस्पेक्ट टू द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा। Due to expected changes in the regulation, PQ is certain that it would be able to recover the cost incurred till date। इसका मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ हिंट क्या लेनी थी? अनसर्टेनिटी। अगर अनसर्टेनिटी आ गई तो प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन नहीं लगेगा। प्रोपोर्शनेट नहीं लगेगा तो मुझे बता दो मैं कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूं। नहीं बताओ। जितने की कॉस्ट, आपने क्या लिखा था? रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। तो बात इतनी है, रेवेन्यू इतने का, कॉस्ट इतने का, प्रॉफिट इतने। बस इतनी सी बात। क्लियर है बच्चे? मतलब मिलता है तो नील बस, हाँ ठीक। कहीं पे अगर वो इंक्लूडिंग हो सकता कॉस्ट ही उतनी है तो अभी तो नहीं है ना। बताइए, क्लियर है? देखते हैं ये क्वेश्चन क्या करोगे आप। वह तो मेरे बोलने का, पर देखते हैं आप क्या करोगे। स्टार्ट कर दीजिए।
कंपनी ने एक्चुअल खर्चा कितना करे? 1 लाख, है ना? तो 1 लाख लिखा मैंने, जिसमें से कितना रिम्बर्सेबल? एग्जैक्टली, सो 90 प्लस, मतलब मैं रेवेन्यू जो रिकॉर्ड करूंगा वो तो 99 का ही करूंगा, जो कि मुझे दिख रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि मैंने 1 लाख का खर्चा करा, मुझे 99 रिकवर होंगे, तो लॉस कितने का? 1 लाख का। बट देर इज वन मोर एक्सपेंस विच इज नॉन रिम्बर्सेबल, the further non-reimbursable cost to be incurred. I have not incurred this, but should I book it now? I should book the loss now or the next year? I have to book the loss. तो भाई ऐसा है, 5,000 का और बना ले प्रोविजन, और टोटल लॉस आएगा भाई 6 लाख का, 1 लाख का नहीं आएगा, मतलब वो 1,000 का नहीं आएगा। क्या ये क्लियर है? आपको ज्यादा पूरा का पूरा एनालिसिस नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे आते तो आपको समझ आ जाएगा क्या चले। कहिए, क्लियर है जी? ओके सर, अब इसमें कुछ रह गया बस बेटे, अब एक दो क्वेश्चन रह गए अगर वो हैं तो, नहीं तो खत्म ही है। इलस्ट्रेशन 6 तो हो जाएगा आपका होमवर्क है, सेम वही वर्क, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। ये वाला मैंने कराना था, ये भी आपसे कराऊंगा। आइए एक बार 10th क्वेश्चन कर, सीधा आंसर बताना, फिर उसको मैच करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कितने का? खर्चे दे रखे हैं नीचे। कॉस्ट तो आई थिंक 1.5 करोड़ से ऊपर ही हो गई ना? देखिए आंसर, आंसर आ गया आपका? आ गया आंसर? एक बार आंसर दिखाऊं कितना है, एक बार चेक करते हैं। 10th का सर जी, लॉस टू बी प्रोवाइडेड फॉर 350, और फोर्सिएबल लॉस है 1750, ऐसा है क्या? हाँ, लॉस फॉर करंट ईयर 14 लाख आया होगा, पर तू 3.5 का और बना के 1750 का लॉस बना देगा उसको। 80% था आई थिंक डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो भाई एक्चुअल प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऐड कर देना, और एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्लस एस्टिमेटेड इनटू 100 कर दे।
10 रुपए का काम हो गया, 10 का और करना है तो 50% ही हुआ ना, जो कंप्लीट करा अपन। दिस इज एक्चुअल एक्सपेंस, दिस इज एस्टिमेटेड। इन दोनों का टोटल कर दो, दैट्स टोटल एक्सपेंस। तो हाउ मच परसेंट इज कंप्लीटेड आ जाएगा ना, एक्चुअल डिवाइडेड बाय टोटल प्लस एक्चुअल, एस्टिमेटेड प्लस एक्चुअल। काम है क्या? ये है, हाँ 20% काम है। एग्जैक्टली। तो तू जो सेल रिकॉर्ड करेगा वो 1.5 करोड़ का 80% रिकॉर्ड करेगा, जो एक्चुअल है वो तो करेगा ही करेगा। बट योर टोटल लॉस शुड बी 1750। तेरा एक्चुअल लॉस आ रहा होगा आई थिंक 14 लाख, खर्चा जो भी तू रिकॉर्ड करेगा, और रेवेन्यू डालेगा 80% में, तो तेरा लॉस आ रहा होगा 14 लाख का। बट 14 लाख नहीं आना चाहिए, 1750 आना चाहिए। तो तू प्रोविजन बनाएगा 3.5 लाख का। समझ गया ना? देखना। हाँ 14 लाख तो सर एक एक्चुअल कॉस्ट बता मुझे, एक्चुअल इन इन सब का टोटल बता। हाँ ठीक है। सेल्स कितनी ली तूने? 1 करोड़ 20 लाख, 80%। 1.5 करोड़ का 1.20 CR। ठीक है जी। तो अगर मैं सिर्फ इतना ही रखूं तो तेरा कितने का लॉस आ रहा है? तेरा 14 लाख का लॉस आ रहा है, पर ओवरऑल लॉस आपका 1750 का है। 1750 कैसे पता है ना वो? तो 1750 तो यहाँ आना चाहिए ना, नेट लॉस तो 1750 होना चाहिए। तो कितने का और प्रोविजन बनाऊं? 350 का। कहिए साहब जी, क्लियर है? तो सर जी आपका सारा का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंप्लीट है सर जी। अब आप घर जाकर कोई भी क्वेश्चन करेंगे, हल्का फुल्का मॉड्यूलेशन आएगा तो आएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ है, मतलब तुम बैठ के करोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है। तो इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एएस और कोई दूसरा ही करेंगे। इनफैक्ट 2 एएस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, AS 25 and 24। ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।